हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शार्क। और आप सबका हमारे नए चैनल स्टडी शार्क में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि डियर स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हो कि हमने हमारा चैनल यानी कि ऑल ओवर एनसीईआरटी जो इतने समय से चलते हुए आ रहा था उसका नाम चेंज करके रख दिया है स्टडी शार्क। तो आज से हम लोग अपने सारे वीडियोज़ में आपको स्टडी शार्क चैनल के नाम से वेलकम करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी शार्क में। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 9 का चैप्टर जो कि है साउंड चैप्टर। डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे जो साइंस के चैप्टर्स हैं वो पढ़ा दिए हैं, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग फटाफट देख सकते हो। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है साउंड चैप्टर बहुत सारे बच्चों को जो है टफ लगता है, क्योंकि साउंड चैप्टर में उनका बेसिक ही जो है क्लियर नहीं हुआ होता है, जो उनको 8th क्लास में पढ़ाया जा चुका होता है। लेकिन कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट, क्लास 9th में भी हम लोग आपको बेसिक ही क्लियर करवाएंगे। तो इस वाले जो चैप्टर है इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें टाइम बर्बाद करने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। और अगर वीडियो में आप लोग नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले आप लोगों के नए नए वीडियोज़ बनाने का। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं साउंड चैप्टर की बात करूँ तो साउंड चैप्टर का अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, ठीक है। देखिए बुक का मैं आपको हर एक लाइन रीड करके तो बताऊंगी नहीं, क्योंकि बुक की अगर हम लोग लाइन रीड करने बैठेंगे तो बुक की तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैंने मेन पॉइंट उठा रखे हैं, जिन पॉइंटों को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साउंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं साउंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि साउंड क्या होता है, ठीक है। तो देन वी विल लर्न अबाउट हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड का प्रोपोगेशन क्या होता है। मतलब जो मेन पॉइंट आपके बुक में दे रखे हैं वही मेन पॉइंटों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट वी विल नॉट गो थ्रू लाइन बाय लाइन, बिकॉज लाइन बाय लाइन डियर स्टूडेंट अगर हम लोग जाएंगे तो चैप्टर काफ़ी लंबा है और काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लग जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर डियर स्टूडेंट में बात करूँ तो आप लोग अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सारी जो है आवाज़ें सुनते हैं, चाहे वो आवाज़ आपकी डोर को बंद करने की हो, चाहे वो कोई चीज़ गिराने की आवाज़ हो, चाहे वो जो मक्खी की आवाज़ आपको परेशान करती है वो हो, अलग अलग आवाज़ें आप लोग जो है सुनते हैं। तो अब ये जो आवाज़ है यानी कि जो साउंड है ये चीज़ क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मैं साउंड की बात करूँ तो साउंड एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो कि प्रोड्यूस होती है, जो कि प्रोड्यूस करती है एक सेंसेशन हमारी हेयरिंग में, यानी कि हमारे ईयर में एक सेंसेशन वो प्रोड्यूस करती है। और ये जो फॉर्म एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी होती है जो हमारे ईयर्स में एक सेंसेशन या कोई मतलब वाइब्रेशन पैदा करती है, या हमें जो सेंसेशन हमारे ईयर में पैदा करती है, इस जो फॉर्म की एनर्जी होती है इसको हम लोग कहते हैं साउंड, अगर मैं हिंदी में बताऊँ। अगर मैं डियर इसको इंग्लिश में बताऊँ तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आर ईयर्स, यानी कि हमारे ईयर्स में कुछ सेंसेशन पैदा जो एनर्जी की फॉर्म करती है, उसी को हम लोग जो है साउंड कहते हैं। बिकॉज साउंड क्या है, साउंड भी आपकी एक प्रकार की एनर्जी है जो आपके जब आपके कानों में जा रही है वो एनर्जी, तो वो एक सेंसेशन पैदा कर रही है, वो एक वाइब्रेशन पैदा कर रही है जिससे आप लोग उसको सुन पा रहे हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट अगर अब मैं साउंड की प्रोडक्शन की बात करूँ तो साउंड का प्रोडक्शन होता है डियर स्टूडेंट वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं। जब आपकी वो कोई भी दो चीज़ें हो, अगर डियर स्टूडेंट मेरे पास एक बर्तन है और मैं उसको नीचे गिराती हूँ तो बर्तन का कॉन्टैक्ट ज़मीन से हुआ है तभी आपको साउंड प्रोड्यूस हुई है। अगर वो हवा में ही है वो बर्तन तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना। अब वो बर्तन नीचे ज़मीन में गिरा है, ज़मीन से टकराया है, तब साउंड प्रोड्यूस हुई है ना, और वो वाइब्रेट हुआ है। अब एकदम मैंने बात करी वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन दिस। आखिर ये वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन डियर स्टूडेंट होता है आपका काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे तेज तेज जब ये आगे पीछे होता है तब ये आपका क्या कहता है, वाइब्रेशन कहता है। जब आपका बर्तन नीचे गिरता है ज़मीन पे, तो बर्तन जब नीचे गिरता है तो वो वाइब्रेट करता है,
उसमें आप जब आप तुरंत वो बर्तन में हाथ लगाओगे, जैसे ही वो नीचे गिरा, तो आपको अपने हाथ में वाइब्रेशन महसूस होगा, टू एंड फ्रो, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन आपको महसूस होगा, यानी कि आगे पीछे वाला जो मोशन होता है वो प्रोड्यूस होता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लीजिए। जब आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट में होता है और किसी का फ़ोन आ जाता है, तो जब आपको या पैर में, जब आपने अपनी जेब में रखा है, नीचे पैंट वाली जेब में रखा है, या फिर जो है आपने वो कहीं पे भी टेबल में रखा है और आप वहीं पे काम कर रहे हो, तो फिर आप देखोगे कि आपको एक वाइब्रेशन महसूस होता है, एक रैपिड टू एंड फ्रो जो मोशन का होता है वो महसूस आपको होता है। टू एंड फ्रो मोशन यानी कि आगे पीछे ये जो बहुत तेज तेज होने लग जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। आई होप आपको वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ों को देख ली, प्रोडक्शन ऑफ साउंड और साउंड का इंट्रोडक्शन। साउंड क्या है? तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। अब नेक्स्ट अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, तो प्रोडक्शन आपको पता है साउंड का वाइब्रेशन से होता है। वाइब्रेशन इज द रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। अब नेक्स्ट मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करती हूँ। जैसे ह्यूमन बीइंग जो होता है वो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो टीएसर वॉइस होती है, ये वॉइस आपकी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? ये वॉइस जिस आपकी प्रोड्यूस हो रही है बाय वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स आपकी वाइब्रेट करती हैं, वोकल कॉर्ड्स आपस में टकराती हैं, वो वाइब्रेट करती हैं, और यही वाइब्रेशन से जो है आवाज़ निकलती है। जैसे अगर मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, तो जो मेरी वोकल कॉर्ड्स हैं वो आपस में टकरा के वाइब्रेट हो रही है, जिसकी वजह से साउंड जो है प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं ड्यूरेशन आपकी बर्ड्स की बात करूँ, तो बर्ड्स में आपने देखा होगा जब चिड़िया जो है उड़ती है, तो हमें थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आती है उनके विंग्स की। तो वो इसलिए आती है क्योंकि उनके विंग्स जो है टकराते हैं और वो जो है वाइब्रेट करते हैं बहुत तेज तेज, इसलिए हमें जो है उनकी विंग्स की आवाज़ आती है जब चिड़िया उड़ती है। सिमिलरली ड्यूरेशन अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जो बजिंग साउंड आप लोग सुनते हो बी की, उसमें जो है क्या होता है? तो इसका आंसर मेरे को कौन बताएगा कमेंट में? आप लोग बताओगे, और जो भी मेरे को बच्चा आंसर बताएगा उसका कमेंट जो है पिन करा जाएगा। अब मैं आती हूँ डिस्ट्रेशन नेक्स्ट में। नेक्स्ट है साउंड कैन मेक अ लाइट स्पॉट डांस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, मैंने सोचा आपकी बुक में दी है तो एक बार बता दीजिए आपको एक्टिविटी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपकी बुक से अब हटा दी गई है, ओके, पुरानी वाली बुक में है, ठीक है, पुरानी वाली बुक में है। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चे, एक टिन कैन लेना है आपको, ठीक है, नॉर्मल सा टिन कैन होता है, ठीक है। मैं एक डायग्रामेट्रिकली समझाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इसमें नॉर्मल ब्लैक कलर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक टिन कैन लेना है। डोंट माइंड द ड्राइंग इफ़ इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा आपने क्या लिया, टिन कैन लिया। अब इस टिन कैन में आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड इस टिन कैन की निकाल देनी है, यानी कि नीचे की साइड भी निकाल देनी है, ऊपर की भी निकाल देनी है। बेसिकली आपको इसका एक हॉलो सिलेंडर बना देना है। अब आपको एक बैलून लेना है, उसको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें पूरा अच्छी तरह से जो बैलून है उसको स्ट्रेच करके लगा देना है, ठीक है। बैलून को स्ट्रेच करके आपको लगा देना है। इसमें बैलून फाड़ना है, पहले बैलून फोड़ना है, फिर बैलून का फोड़ा हुआ जो हिस्सा बचता है ना रबर जैसा, उसको जो है टिन हॉलो सिलेंडर जो है उसको एक ऊपर वाली साइड जो है फिट कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। देन सेकंड क्या करा है आपको, जो फिर आपको क्या करना है, वही बैलून के ऊपर ही रबर बैंड बांध देना है ताकि वो बैलून जो है बाहर निकले ना, ठीक है। उसका फिर जैसे आपको क्या करना है, एक छोटा सा मिरर का पीस लेना है, और आपको जिस तरह मैंने ऊपर पुट करा है ना मिरर का पीस, छोटा सा स्क्वायर टाइप का, ये आपको क्या करना है, पुट कर देना है। अब आपको क्या करनी है, एक लाइट सोर्स लेनी है, आपको जो है लाइट को जो है वहाँ मिरर पर गिराना है, ठीक है। लाइट मतलब आप मिरर पर लगाना, और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको लाइट स्पॉट जो है दीवार में दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर से अगर मैं लाइट छोड़ रही हूँ, एक मिनट, मेरे को दूसरा कलर लेना होगा इसके लिए। अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से लाइट छोड़ दूँ, दिस इज़ अ लाइट सोर्स, तो बच्चे आपको जो है क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर एक जो है क्या दिखेगा, ये दीवार है, सपोज मान लो ये दीवार है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक लाइट स्पॉट मिलेगा, यानी कि एक शेडो टाइप का जो है आपका बनेगा। और उसका फिर जो है आप लोग क्या कर सकते हो, आपको इसको आपको क्या करना है, आपको मतलब दूसरा वाला साइड खुली है, तो उसमें अपने मुंह से कुछ आवाज़ निकालनी है, वो निकालनी है, तो आप देखोगे कि जो आपका लाइट स्पॉट आपने वहाँ पे दीवार में आया है वो जो है आपको थोड़ा हिलता हुआ दिखेगा, तो ऐसा लगेगा कि वो डांस कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो हिलता हुआ दिखता है, लेकिन उन्होंने डांस करता हुआ कहा है ताकि बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब डिस्ट्रेशन हम लोग आपको नेक्स्ट में आते हैं। तो हमने ये भी देख लिया। अब डिस्ट्रेशन नेक्स्ट है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने अभी तक ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। ये आ गया आपका प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड
नाम से ही डिस्टर आपको पता चल रहा होगा, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड हम लोग बात करेंगे कि साउंड किस तरह से आपकी ट्रेवल करती है। ठीक है, सो साउंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम। आपको ये तो इस चीज़ तो पता ही होगी, साउंड को हम लोग कैसे ट्रांसमिट करते हैं, मीडियम से। मीडियम द्वारा ही साउंड ट्रांसमिट हो सकती है। ये मीडियम डिस्टर आपका कोई सा भी हो सकता है, या तो आपका ये मीडियम जो है क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, या लिक्विड हो जाएगा, या गैस हो जाएगा। इन तीनों में से कोई भी मीडियम आपका ये हो सकता है। ठीक है, अब जो साउंड है वो क्या करती है, साउंड का भी एक जो है वो लहर चलता है कि साउंड क्या होता है। सबसे पहले साउंड जो है मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है। सपोज मान लो मीडियम, अच्छा एक मिनट ना, मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है। उसके बाद साउंड क्या करती है, साउंड फिर जो है लिसनर के पास आती है। लिसनर, ठीक है। अब अगर डिस्टर में साउंड की बात करूँ, सपोज मान लो यहाँ आपका एक सोर्स ऑफ साउंड है, यानी कि यहाँ से साउंड आ रही है, तो अब ये साउंड थ्रू आउट एक मीडियम में ट्रेवल करेगी। ठीक है, मीडियम के पार्टिकल्स के साथ साथ ये जो साउंड है ये ट्रेवल करेगी, और फिर ये जो है कहाँ पहुँचेगी, लिसनर के ईयर में पहुँचेगी। ठीक है, कानों में पहुँचेगी। ठीक है, ये मैंने कान बना दिया। तो इस तरह, तो ये प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का जो है मामला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह बताया भी गया है कि क्या होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, विद द कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, जैसे मैंने कहा गैस मीडियम दिया, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, पहले जो साउंड एनर्जी आई उसकी वजह से जो है अपनी जो मीन पोजीशन होती है उससे डिस्प्लेस्ड होते हैं, यानी कि वहाँ से हट के, ठीक है, जाते हैं। और उसका फिर जो है वो एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑन द अदर पार्टिकल। मतलब जैसे अगर यहाँ से साउंड की सोर्स आ रही है, तो जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल दूसरे वाले पार्टिकल में फोर्स लगाएगा, दूसरा में फोर्स लगाएगा, मतलब ये अपनी मीन पोजीशन से पहले डिस्प्लेस होंगे, यानी कि पहले जिस पोजीशन में थे वहाँ से थोड़ा हटेंगे, थोड़ा सा आगे को मूव होंगे। आगे मूव होने पे जो है वो दूसरे वाले पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे और फिर से अपनी मीन जगह में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है पूरी कंटिन्यू होती है और फाइनली जो है ये हमारे कानों तक पहुँचती है। ठीक है, सो इस प्रोसेस के बीच डियर स्टूडेंट्स जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यहाँ पे, या so the disturbance created by the source of sound in the medium travels through the medium, not the particles of the medium। ये देखो यहाँ पे है, मैं जो मेन चीज़ है ना वो आपको हाईलाइट करवा दे रही हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे the disturbance created by the source of sound, ठीक है, source of sound in the medium travels through the medium। यानी कि ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है बाय द सोर्स ऑफ साउंड, ये जो है क्या होता है, ये ट्रेवल करता है थ्रू द मीडियम के द्वारा जो है डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है। आपने देखा होगा कि भाई जब पार्टिकल एक दूसरे वाले पार्टिकल को धक्का मारेगा फिर अपनी जगह में आएगा वापस, तो इस बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होगा ना, आगे पीछे का ऐसे ऐसे करके। तो जो डिस्टर्बेंस है मीडियम के साथ साथ ट्रेवल करता है, यानी कि अगर गैस एक मीडियम है तो गैस के साथ साथ ये ट्रेवल करेगा और ये फिर पहुँचेगा। तो ये तो डिस्टर्बेंस होता है डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेव। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। जो डिस्टर्बेंस आपका क्रिएट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। सर में आगे बच्चे ये बात आपको। सो द वेव इज द डिस्टर्बेंस दैट मूव थ्रू द मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट द नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेव इज द डिस्टर्बेंस दैट मूव थ्रू द मीडियम। जो मीडियम के द्वारा ही मूव करेगा, ऑब्वियसली मीडियम ही तो मूव करा रहा है, जो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई भी मीडियम हो। when the particles of the medium set the neighboring particles into motion। जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, यानी कि गैस के पार्टिकल, मैंने क्या कहा, मैंने कहा गैस के पार्टिकल का क्या करेंगे, जब एक सोर्स ऑफ साउंड आई तो जो एनर्जी है वो गैस का एक पार्टिकल को पहले आगे जो है पुश करेगी, और जब वो एक पार्टिकल मीडियम का आगे पुश होगा तो वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल जो है यानी कि नेबरिंग पार्टिकल है उसको आगे को पुश करेगा। जब वो उसको आगे को पुश ने कर दिया एक बार तो वो फिर से अपनी मीन पोजीशन में आ जाएगा, और ये जो प्रोसेस है पूरी कंटिन्यू होते जाएगी जब तक कि वो जो साउंड है वो हमारे कानों तक ना पहुंच जाए। तो जो डिस्टर्बेंस है डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। A wave is the disturbance that moves through the medium when the particles of the medium set neighboring particles into motion। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वेव आपको समझ में आएगा तभी आप आगे की कॉन्सेप्ट जो है पढ़ पाओगे। ठीक है, तो जैसे वेव देखो, सपोज मेरे पास जो है ये क्या है, ये है आपका सोर्स ऑफ साउंड। सपोज मान लो लाउड स्पीकर है, जो भी है,
ये आपका गैस वाले मीडियम में जो है साउंड ट्रेवल करती है। तो गैस वाले मीडियम में जो है क्या हुआ कि देखो यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये देखो ये पार्टिकल, ये वाला 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 पार्टिकल, और यहाँ पे मैंने आपको एक सुंदर सा कान बना दिया। ठीक है, ये अरे यार अच्छा तभी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक जो है कान बना दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखो मीडियम में क्या होगा, जब साउंड की जो सोर्स है वो एनर्जी एक पार्टिकल में जाएगी। सपोज मान लो मैं दूसरा कलर लेती हूँ, ये ले लिया मैंने, ब्लू ले लिया। इस पार्टिकल में जो है साउंड एनर्जी ने इस पार्टिकल को धक्का मारा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये आगे जाएगा, ये इस वाले एडजेसेंट अपने रेड पार्टिकल को धक्का मारेगा, और जैसे इसने रेड पार्टिकल में फोर्स एक्सर्ट कर दी तो अपना फिर से अपनी मेन पोजीशन में आ जाएगा। सबसे पहले साउंड की जो सोर्स है वो जो एनर्जी आएगी उससे ये जो पार्टिकल है अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। यानी कि अगर इनिशियली ये ब्लू पार्टिकल इधर था तो थोड़ा सा हिल के दूसरी जगह जाएगा, आगे जाएगा। तो जब ये आगे जाएगा तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा अपने नेबरिंग वाले रेड पार्टिकल में, और जब ये रेड पार्टिकल में फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये फिर फोर्स एक्सर्ट करके अपनी फिर से मेन पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो इस तरह से फिर वाला पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट करेगा आगे वाले में, फिर वाला करेगा आगे वाले में। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस जो है कंटिन्यू होती जाएगी, और उसके बाद ये फाइनली हमारे कान में पहुंचेगी। अब जो प्रोसेस हो रही है कंटिन्यू, तो इस समय बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो आगे जा रहा है फिर अपनी मेन पोजीशन में पीछे आ रहा है। तो ये क्या बना रहा है, ये हमारा इंट्रोडक्शन ला रहा है वेव का, यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। और यही जो डिस्टर्बेंस आपका होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही जो मीडियम के थ्रू जो है डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ये वाला डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, मैंने डायग्रामेट्रिकली भी आपको जो है समझा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर क्या दिया है, फिर आपका दिया है कि वेव मैंने आपको समझा दिया, साउंड नीड्स द मीडियम टू ट्रेवल। अब देखो साउंड नीड्स द मीडियम टू ट्रेवल, ये चीज़ हम लोग आपको समझा देते हैं। तो अभी तक मैंने आपको वेव समझाई, अब मैं आपको बताती हूँ साउंड नीड्स द मीडियम टू ट्रेवल। आपको पता है डिस्टेंस, साउंड को मीडियम चाहिए ट्रेवल होने के। इसकी एक सिंपल सी एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, आपको एक लेना है ग्लास जार, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सपोज़ मान लो आपने एक वहाँ अंदर जो है इलेक्ट्रिकल बेल जो है फिट कर दी, और आपने जो है क्या कहते हैं बंद करा जार, और फिर आपने स्विच ऑन करा, तो आपको मस्त जो है आवाज़ सब सुनाई दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका खाली वेसल होता है उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी एयर होती है, और इसलिए जो है वो साउंड ट्रेवल कर रही है और आपको सुनाई दे रही है। लेकिन सपोज़ मान लो कि मैंने जैसे तैसे करके उस डिब्बे के अंदर से सारी एयर अगर निकाल दी, उसमें एक वैक्यूम क्रिएट कर लिया, तो वहाँ पे उसके अंदर जब आप स्विच ऑन करोगे तो जो बेल है उसकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी, क्योंकि उसके पास कोई मीडियम ही नहीं है ट्रैवल करने के लिए। और साउंड आपको तभी सुनाई दे सकती है जब वो एक मीडियम में ट्रैवल करे। ठीक है, जैसे अगर आप लोग बात करो ऊपर अंतरिक्ष की, यानी ऊपर की अगर आप बात करो, ठीक है, तो आपको पता है कि वहाँ पे जो आपका होता है, वहाँ पे आपकी जो है मतलब बिल्कुल एयर ही नहीं है ना, अंतरिक्ष में ऊपर जो है आपकी एयर नहीं है। तो वहाँ ऊपर एयर नहीं है, तो इसलिए जब आप वहाँ पे जाते हो तो आप वहाँ कुछ बोलोगे तो फिर आपका खाली आपको मुंह खुला हुआ दिखेगा, आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि भाई साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए। और मीडियम कोई भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैस में, लेकिन मीडियम होना चाहिए। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको एक समझाने वाली हूँ दूसरी चीज़, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, जिनको हम लोग कैटेगराइज करने वाले थे। ठीक है, ये मेरे को पहले बता देना चाहिए था आपको, लेकिन मैं नहीं बता पाई थी, तो मैं अभी बता देती हूँ आपको कि जिसमें आपकी जो वेव होती हैं वो आपकी कितनी टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। ये ठीक है, तो जो आपकी वेव होगी, जो आपकी जिसमें वेव होगी वो आपकी होती है 2 टाइप की, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन के बेसिस में वेव 2 टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव और आपकी एक और वेव होती है, वो क्या होती है, वो होती है आपकी नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है,
तो अब जो आपकी मैकेनिकल वेव होती है डियर स्टूडेंट, वो वेव होती है जिनको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। जैसे साउंड वेव इसका एग्जांपल है। साउंड को हमेशा मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अब वो मीडियम कोई भी प्रकार का हो सकता है, मैं मीडियम पे बात नहीं कर रही हूँ। नॉन मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है डियर स्टूडेंट जो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे लाइट वेव्स जो होती है उनको मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। अगर आप एक ग्लास जार भी लेते हो और उसमें भी टॉर्च मारते हो, वो लाइट उससे भी ट्रैवल करेगी, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मीडियम हो या ना हो। वैक्यूम क्रिएट है अपना वो क्रिएट, वो फिर भी आपकी ट्रैवल करेगी। तो एक बेस्ट एग्जांपल है लाइट। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों टाइप की वेव बताई, मैकेनिकल वेव जिनको मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल जिनको मीडियम नहीं चाहिए। अब एक और टाइप में हम लोग वेव्स को क्लासीफाई करते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैम ने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन नहीं बताया, अभी मैं बताऊंगी वो भी। ठीक है, उसके लिए भी सब्र करो। मैं सोच रही हूँ मैं पहले आपको जो है वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूँ। तो अब वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ वेव्स का अगर मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन में डियर स्टूडेंट जो होता है उस वाइब्रेटिंग डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग, तो उसमें आपकी जो वेव्स होती हैं डियर स्टूडेंट दो पार्ट्स में क्लासीफाई होती हैं। कौन सा पार्ट्स है वो? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो दो टाइप में क्लासीफाई होती है। आप अगर सबसे पहले मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूँ तो ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कौन सी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसवर्स वेव डिस्ट्रीब्यूशन आपकी वो वेव्स होती हैं जिनमें आपका क्या होता है, अप एंड डाउन मोशन होता है। यानी कि मैं आपको अगर सच में इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो इन दिस पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट along the direction of the wave propagation but oscillate up and down about their mean position as wave travels। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी बात करूँ आपके ट्रांसफर वेव की, और इसका एक और चीज़ है आपका, इसमें एक और पॉइंट है, waves travel or particles of the medium move about their mean position in the direction perpendicular to the direction of the wave propagation। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता चली हैं। सबसे पहले ट्रांसफर वेव डिस्टेंस में ये है कि आपका पार्टिकल अप एंड डाउन ही करेगा। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो है एक जो है बैठ रहा है फिर उठ रहा है, दूसरा बैठ रहा है फिर उठ रहा है, तो इसमें जैसे इस तरह की जो वेव है ये आपकी क्रिएट होगी, है ना। दूसरा क्या है कि वेव जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। यानी कि अगर वेव आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये ट्रांसवर्स वेव हमेशा जो है परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री जो है बनाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं दे देती हूँ। सपोज मानो कि एक पॉन्ड है, एक आपका पॉन्ड है जिसमें आपने क्या करा, आपने एक जो है पत्थर नीचे गिराया। अब जब आप एक पत्थर नीचे पॉन्ड में गिराओगे तो आप देखोगे पानी ऐसे दूर 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 ऐसे करके जा रहा है। तो दूर 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 करके जब पानी जा रहा है तो आप देखो कि ये परपेंडिकुलर तो बन रहा है। देखो यहाँ जहाँ दूर दूर को जाएगा तो 90 डिग्री बना के हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव, है ना। अब अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव समझाऊँ तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का भी सिंपल सा है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपका क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं बच्चे जिसमें आपका क्या होता है, आपका पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है, वो सिर्फ अपनी ही प्लेस में क्या करता है, बैक एंड फोर्थ जो है मूव करता है, यानी कि आगे पीछे जो है मूव करता है। जैसे डिस्टेंस मैंने आपको एग्जांपल दिया साउंड वेव का, इसमें क्या हुआ, साउंड एनर्जी ने क्या करा, एक पार्टिकल को जो है धक्का मारा, उसने दूसरे वाले पार्टिकल को अपनी प्लेस से वो डिस्प्लेस हुआ, दूसरे वाले पार्टिकल धक्का मारा फिर से अपनी जगह आ गया, यानी कि सिर्फ अपनी प्लेस में खड़े होकर उसने वो आगे पीछे जो है वो मूव हुआ। और जब वो आगे मूव हुआ उसने दूसरे वाले पार्टिकल को धक्का मार दिया, जब वो पीछे आया अपनी फिर से मीन पोजिशन में आ गया, है ना। तो आपकी साउंड क्या है, साउंड आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आर्टिकल क्या करता है, आगे पीछे मूव करता है अपनी पोजीशन में, कहीं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में नहीं जाता है। क्लियर हो गया डिस्टेंस आपको ये दोनों चीज़ें, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव। अब डिस्टेंस मैं आपको बताती हूँ जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन वाला पोर्शन था ये रह गया था, मैं आपको ये विषय समझा दूँगी। तो डियर स्टूडेंट्स,
इसमें जो है आपको पता है कि भाई एयर जो है क्या है, सबसे कॉमन आपका मीडियम है। आपको पता है कि भाई एयर जो है सबसे कॉमन मीडियम होता है आपका ट्रेवल करने का, ठीक है। एयर इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम, तो उससे जो है ज़्यादा तक साउंड वेव जो है ट्रेवल करती हैं। तो जब दोस्तों आपका वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये ध्यान से आपको जो है सुनना है, ठीक है। जब आपका डिस्टेंस जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो मूव फॉरवर्ड, जब वो आगे को मूव करता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करता है, तो मैं सिंपल से आपको आपकी बुक ने एग्जांपल दिया है, यही समझा देती हूँ बिकॉज ये काफ़ी ईजी है इससे समझाना। जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस, अगर वो आगे को मूव करेगा तो वो कुछ ना कुछ को दबाएगा, है ना, वो एयर को दबाएगा, वो एयर को कंप्रेस करेगा, है ना, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट करेगा। हाई प्रेशर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आगे को मूव कर रहा है, वो एयर को दबा रहा है ना, तो क्या हुआ, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ। अब जब डिस्टेंस वो हाई प्रेशर रीजन जो है क्रिएट होता है, तो आपके जो साउंड पार्टिकल्स होते हैं वो सब जो है मतलब चिपके चिपके हो गए आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में जो है बता रखा है, यहाँ पे जब वो आगे को मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एयर को दबा रहा है, एयर को कंप्रेस कर रहा है, और इसीलिए जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। अब जब पार्टिकल फिर से आराम से पीछे को गया, तो पीछे को जब जाएगा ये रिलीज करेगा, है ना, और जो पार्टिकल्स होंगे फटाफट आगे आगे को मूव करेंगे, तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो प्रोसेस होगी कंटिन्यू होती जाएगी, वो एक बार आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, जब आगे जाएगा हाई प्रेशर रीजन क्रिएट करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन होगा वो, और जब पीछे को जाएगा रेयरफेक्शन होगा, तो आगे पीछे प्रोसेस जो है कंटिन्यू होगी, और फिर साउंड फाइनली हमारे कान तक पहुँचेगी, है ना। तो ये चीज़ आपकी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग जो है किस में आने वाला है, नेक्स्ट हम लोग आने वाले हैं साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि भाई साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, एक्सप्लेन करो क्यों है साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वाई। रीज़न तो मैंने आपको बता दिया है हिंदी में बहुत आराम से कि भाई क्या होता है साउंड वेव्स में। अगर मैं आपकी ये सोर्स ऑफ साउंड मानूँ, तो यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं, अगर एक पार्टिकल को धक्का मारा तो वो आगे को मूव करेगा, और दूसरे वाले को धक्का मारेगा, फिर अपने पीछे पोजीशन में आ जाएगा, फिर से अपनी मीन पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह जो आगे पार्टिकल को जिसको धक्का मारा था वो फिर से अपने आगे वाले को धक्का मारेगा, फिर से अपनी मीन पोजीशन में आ जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, पार्टिकल एक जगह ही खड़े हैं, बस आगे पीछे मूव कर रहे हैं, और आगे पीछे मूव करने से जो है वो क्या कर रहे हैं, साउंड का जो एनर्जी है उसको जो है अब अपने अंदर से जो है ले जा रहे है ना। तो पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मेन पोजिशन, है ना। सो इसका एग्जांपल आपको पता है बेस्ट की क्या है, साउंड है। साउंड का मैंने आपको बता ही दिया है इधर, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे वो देख लो। तो इसमें आप लोग लिखोगे कि इन दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे आपको दिया है, मैं आपको अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिया है, ध्यान से देखना आप इसको। ये देखो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दिया है, हाँ ये देखो, इन दीज वेव्स से आपको स्टार्ट करना है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मूव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि इसमें आपके जो वेव के इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मीडियम के, वो मूव करते हैं डायरेक्शन पैरेलल डायरेक्शन किसके, ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस आपका क्रिएट हो रहा है, यानी कि आपके वेव के, ठीक है। तो पार्टिकल जो है अब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिंपली आगे पीछे जो है मूव करते हैं अबाउट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, वो आगे वाले पार्टिकल को पुश करेंगे, फिर अपने पीछे पोजीशन में आ जाएंगे, फिर आगे पीछे कर करके वो जो है साउंड को आपके कानों तक पहुंचाएंगे, है ना। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली द साउंड वेव प्रोपोगेट्स, हैंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो यहाँ इन दीज वेव से लेकर आप लोग कहाँ तक, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है इसका आंसर, ठीक है।
अब डिस्टेंस नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव, ट्रांसफर वेव मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स में। अगर मैं डिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स की बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम। ये 4 चीज़ें जो पढ़ोगे और फिर इनसे जो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक साउंड की निकल के आती हैं, हाई पिच, लो पिच, लाउडर, और जो आपकी लाउडर वॉइस हो गई या फिर जो आपकी श्रिंक वॉइस हो गई, जो भी है, और श्रिल वॉइस हो गई, और एक होती है लाउडर वॉइस, और फिर हम लोग इंटेंसिटी पढ़ेंगे, टिम्बर पढ़ेंगे। तो मतलब ये सारी क्वालिटी इन्हीं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स से जनरेट होती हैं। तो फटाफट इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। फिर हम लोग स्पीड के बारे में भी पढ़ेंगे, स्पीड का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और डिस्टेंस फिर हम लोग लास्ट में जो है आपका आगे चल के फिर आपका एक और टॉपिक है रिफ्लेक्शन साउंड का, यानी कि साउंड के 2 रिफ्लेक्शन के जो लॉ होते हैं वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इको और रिवर्बरेशन के बारे में, और कैसे इनका यूज़ होता है, फिर रेंज ऑफ हियरिंग, और फिर एप्लीकेशन ऑफ सल्टा साउंड। ठीक है, तो अभी चैप्टर काफ़ी लंबा है, अभी हम लोग आधे चरण में ही पहुँचे हैं, तो फटाफट आगे चलते हैं। अगर हिस्ट्री हमें डिस्क्राइब करना है साउंड वेव को, तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपने कौन से टॉपिक के साथ, वेवलेंथ के साथ, ठीक है। अरे यार, वेवलेंथ क्या हुआ, देखो कलर अच्छा लूँगी मैं इस बार, कि गंदे गंदे कलर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस बार ले लेते हैं हम लोग जो लेमन हरा वाला है, पता नहीं कौन जो सा भी हरा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ, अब रिएक्शन जैसे यहाँ पे मेरे पास वेव है, सबसे पहले मेरे को आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि ट्रफ क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है। हाँ, तो देखो क्रस्ट क्या होता है डिएस्ट्रिन, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये हाई जो पीक में पहुंचा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। क्लियर। अब डिएस्ट्रिन जो डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ है, जो डिस्टेंस होती है 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच, ठीक है। बेसिकली ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो ही देखो, यहाँ से क्रस्ट गया नीचे, ट्रफ को छुआ इसने, तो डिस्टेंस क्या हुई, ये डिस्टेंस तो हुई डिस्टेंस, ये देखो इतनी तो डिस्टेंस हुई। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है 2 क्रस्ट के, है ना। सो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब जैसे हमने वेवलेंथ पढ़ ली कि वेवलेंथ जो है डिस्टेंस है इन दोनों क्रस्ट के बीच की, तो इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। और इनका जो सिंबल जिससे रिप्रेजेंट की जाती है उसको हम लोग लैम्डा कहते हैं। लैम्डा मैं बता देती हूँ, इस तरह से आपका लैम्डा बनता है। और ऐसा यूनिट इसकी मैंने बता दिया आपको कि रिप्रेजेंट करता है लैम्डा से, ठीक है। तो अब डिस्टेंस हम लोग अगर नेक्स्ट में आए तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपकी फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ तो बहुत सिंपल था, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, अब मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बनाऊंगी। फ्रीक्वेंसी होता है ड्यूरेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। कितने बार ऑसिलेशन हो रहा है 1 सेकेंड में। अगर डिस्टेंस 1 सेकेंड में ज़्यादा बार ऑसिलेशन मतलब एक बार में बैक एंड आगे जाके, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक पूरा क्रस्ट कंप्लीट होना, मतलब एक पूरा क्रस्ट और एक पूरा ट्रफ, इस तरह एक पूरा क्रस्ट एक पूरा ट्रफ, तो ये मतलब 1 सेकेंड में कितनी बार आपका ये हो रहा है, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है डिस्टेंस, ये ज़्यादा है अगर आपके ज़्यादा हो रहा है, जैसे यहाँ पे बहुत चिपके तो मतलब 1 सेकंड में देखो कितना ज़्यादा आपका ये जो है ऑसिलेशन हो जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे ये सेकंड वाला देखो, बी वाला है, ये बी है, ये ए है, ए वाले में देखो कितना फास्ट ऑसिलेशन हो रहा है 1 सेकंड में, तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। और अगर बी वाला देखो एक इतने टाइम में पूरा हुआ, फिर दूसरा इतने में, तो 1 सेकंड में सिर्फ 2 ही हुए ऑसिलेशन, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। बी वाले की फ्रीक्वेंसी कम है और ए वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग नेक्स्ट आते हैं टाइम पीरियड में। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो टाइम पीरियड
यहाँ पे थर्ड हमारा आ जाता है, एम्पलीट्यूड कर लेते हैं पहले, टाइम पीरियड से पहले टाइम पीरियड कर लेते हैं। चलो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की बात करूँ तो मैं इसके लिए भी 2 डायग्राम आपके लिए बनाती हूँ। ये है ए और इसी तरह इसके पैरेलल में ये है बी। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि किसका कौन टाइम पीरियड ज़्यादा ले रहा है, कौन टाइम पीरियड ज़्यादा ले रहा है। देखो डिस्टेंस पहला वाला अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, फ्रीक्वेंसी आपकी हाई है, लेकिन टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड कम है। 1 सेकंड में इतनी ज़्यादा बार ऑसिलेशन हो जा रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी हाई है। लेकिन सेकंड वाला देखो बी वाला, इसमें आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम है लेकिन टाइम पीरियड ज़्यादा है। यानी कि 1 सेकंड में ये सिर्फ 2 बार कर पा रहा है ऑसिलेशन, 2 सेकंड में भी सिर्फ 4 बार कर पा रहा है, यानी कि टाइम पीरियड ज़्यादा है इसका और फ्रीक्वेंसी इसकी कम है। यानी कि आप लोग ये देख सकते हो कि भाई फ्रीक्वेंसी और टाइम के साथ, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड सिंपल सी चीज़ है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम का क्या है, कहीं ना कहीं इन्वर्स रिलेशन है। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम है ना। तो रिलेशन यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम आर इन्वर्सली रिलेटेड। क्लियर, ये चीज़ तो आपको पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है क्या है, इनका बीच में जो है क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी कि ये जो है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो आपका जो टाइम पीरियड है वो कम है, अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन आता है आपका एम्पलीट्यूड। अब मैं बात करती हूँ एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड भी बहुत सिंपल है। सो यहाँ पे अब हमारा चौथा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले ए डायग्राम है, ज़्यादा ही नीचे कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मेरा पास ए डायग्राम है। ठीक है, ये हो गया ए। अब यहाँ पे मेरे पास है बी, ये हो गया बी। अब बताओ किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। आप बोलोगे मैम ऑब्वियसली बी। क्यों है बी का ज़्यादा, क्योंकि बी की जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से वो ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड है डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना। देखो इस वाले में, ए वाले में देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो क्रस्ट तक की पोजीशन है क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू ये वाली पोजीशन। यानी कि इसमें जो डिस्टर्बेंस है ज़्यादा है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है, इसलिए वो पीक तक पहुँच रहा है, अपनी डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ी है उसकी। इसलिए इसमें क्या है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है इन द मीडियम ऑन द ईदर साइड ऑफ मीन वैल्यू। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, उतनी ज़्यादा लाउडर वॉइस होगी, क्योंकि ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, है ना, ज़्यादा दूर तक आपका जाएगी वेव बेसिकली। ठीक है, तो आप डिस्टेंस, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एम्पलीट्यूड भी आपको समझ में आ गया होगा। एम्पलीट्यूड ए वाले का कम है क्योंकि ए वाले की जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस है वो कम है, बी वाले की ज़्यादा है, इसलिए बी वाले का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। अब डिस्टेंस हम लोग नेक्स्ट में आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव पढ़े थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, साउंड किससे डिराइव होते हैं, साउंड इन्हीं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव से डिराइव होती है। आगे मैं सबसे पहले बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी से आपका निकल के आया पिच। पिच पिच की अगर मैं बात करूँ तो अगर मेरे पास ये वाला है एक डायग्राम मेरे पास है ये, तो जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ज़्यादा पिच। जैसे अगर हम लोग वुमेन्स के लिए बोलते हैं कि इनकी जो है बहुत हाई पिच्ड आवाज़ होती है, तो इसका मतलब इनकी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो 1 सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा बार ऑसिलेट करती हैं, जिसकी वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इनकी हाई पिच्ड आवाज़ होती है, चुभने वाली बहुत ज़्यादा तो तीखी आवाज़ होती है, वो होती है ना। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड से निकल के आती है आपकी लाउडनेस। ठीक है, एम्पलीट्यूड से आपका क्या निकल के आया, लाउडनेस। लाउडनेस अगर डिस्टेंस मेरे पास एक ये डायग्राम है
और दूसरा वाला इसी के सामने मेरे पास है ये डायग्राम। तो एम्पलीट्यूड किसका है, बी वाले का ज़्यादा है, और क्योंकि बी वाले का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसलिए बी वाले की जो आवाज़ है ना वो भी जो है बहुत ज़्यादा लाउड है। आप देखते हो कि जो शेर होता है उसकी लाउड रोर होती है, उसकी जो है हाई पिच्ड वॉइस नहीं होती लेकिन लाउड रोर होती है। क्यों? क्योंकि जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, डिस्टर्बेंस जो है मैक्सिमम लेवल में है, एट द पीक जो है पहुंचा है, सबसे ज़्यादा जो है डिस्टेंस है मीन पोजीशन से, इसलिए जो उसका वॉइस है उसका जो है लाउड होती है क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है ज़्यादा होता है। जिसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी वॉइस उतनी लाउड होगी, और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसकी वॉइस जो है उतनी ज़्यादा जो है सॉफ्ट होगी। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़ भी आपको। अब डियर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टिम्बर या क्वालिटी। टिम्बर या फिर जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी। अगर मैं टिम्बर या क्वालिटी की बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास एक साउंड होती है जिसके पास सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, फिर ऐसी क्या चीज़ है जो उस साउंड को हमारी साउंड से अलग कर रही है, वो चीज़ है आपकी टिम्बर या क्वालिटी। अलग अलग लोगों की अलग अलग साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अलग अलग टाइप की साउंड जो है प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बॉडी में होने की वजह से, डिफरेंट चीज़ों मेंटेनर मतलब वोकल कॉर्ड्स कितनी पतली हैं कितनी मोटी हैं वगैरह वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी की कितनी साइज़ की होती है, किसी की अलग साइज़ की होती है, तो उसकी वजह से टिम्बर या क्वालिटी डिटरमाइन होती है। अगर मैं टिम्बर या क्वालिटी की बात करूँ तो अगर आपका फ्रेंड है और आप हो तो दोनों की आवाज़ में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो इसी की वजह से आ रहा है। आप दुनिया का कोई भी इंसान देखो, सबकी आवाज़ अपनी अलग अलग होती है, अलग अलग आवाज़ की क्वालिटी होती है, लेकिन ये इसलिए होता है डियर स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास सेम पिच हो सकती है, सेम लाउडनेस हो सकती है, बस आवाज़ अलग अलग है। तो ये डिटरमाइन होता है आपका टिम्बर से, है ना। तो अब डियर स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें साउंड जो कि ज़्यादा प्लेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं कि इसके पास बहुत रिच क्वालिटी है, जैसे सिंगर्स हो गए। साउंड जिसके पास एक ही फ्रीक्वेंसी यानी कि वो 1 सेकंड में से उतनी ही बार ऑसिलेट कर रही है, वो एक ही फ्रीक्वेंसी चले आ रही है उस साउंड की, उसको हम लोग टोन कहते हैं। अगर डिस्टेंट बहुत सारी जो साउंड है प्रोड्यूस हो रही है विद द मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के मिक्सचर से, तो उसको हम लोग नोट कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सुनने में। आपने म्यूज़िक जो म्यूज़िकल बड़े बड़े म्यूज़िकल टीचर्स होते हैं, टीचर आपने देखा होगा वो कहते हैं ये वाला नोट लगाओ वो वाला लगाओ। नोट यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी आप ला रहे हो, एक में बहुत ज़्यादा हाई है एक में बहुत ज़्यादा कम है, ये नोट हुआ। टोन हुआ यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी आपकी चले आ रही। क्लियर, ये चीज़ आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपको बताने वाली हूँ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बारे में बात करती हूँ। इंटेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? यस, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी यानी कि डियर स्टूडेंट साउंड अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। यानी कि हर एक सेकेंड में जो अमाउंट पास हो रहा है साउंड एनर्जी का, उसी को हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं इंटेंसिटी और साउंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई लाउडनेस का प्रयोग करो या इंटेंसिटी का प्रयोग करो, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। इंटेंसिटी क्या है डियर स्टूडेंट आपकी, बेसिकली जो है ऐसा भी हो सकता है कि दो साउंडों की इक्वल इंटेंसिटी हो, यानी कि 1 सेकेंड में इक्वल अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हम लोग एक साउंड को लाउडर सुनते हैं और एक साउंड को बहुत ज़्यादा मतलब एज़ कम्पेयर टू वाली साउंड से कम लाउडर सुनते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है डियर स्टूडेंट बिकॉज आपका जो लाउडनेस है ना, बिकॉज हमारे ईयर जो है अलग अलग तरीके से डिटेक्ट करते हैं। किसी का ईयर जो है ज़्यादा लाउड उस पर्टिकुलर साउंड को डिटेक्ट करेगा, किसी का कम डिटेक्ट करेगा उस साउंड, मतलब किसी का जो ईयर होगा वो उस साउंड को जो है कम लाउडर जो है डिटेक्ट करेगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, 1 सेकेंड में कितनी साउंड एनर्जी जो है पास हो रही है थ्रू द यूनिट एरिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द साउंड कहते हैं। साउंड की इंटेंसिटी कितनी है। लेकिन अगर मैं लाउडनेस की बात करूँ, लाउडनेस तो डियर स्टूडेंट आपकी डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग लोगों की हियरिंग कैपेसिटी में भी वो मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड द लाउडनेस।
नहीं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो हम लोग आते हैं स्पीड ऑफ साउंड में। अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूँ तो स्पीड, देखो स्पीड को अगर मैं जनरल टर्म्स में कहूँ, अभी तक जो आप पढ़ के आ रहे हो, तो हमें पता है कि भाई स्पीड क्या होती है। तो हमें पता है डियर स्टूडेंट की जो स्पीड क्या होती है, स्पीड आपकी होती है डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मैं बात करूं साउंड चैप्टर के पर्सपेक्टिव में, तो इसमें जो आपकी स्पीड होगी ना साउंड की, वो आपकी होगी वेवलेंथ और टाइम पीरियड, यानी कि टाइम टेकन। वही वेवलेंथ को मैं और किस सिंबल से डिटरमाइन कर सकती हूँ, वेवलेंथ को मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ लेमडा से बाय टी। अब क्योंकि देखो बच्चे लेमडा ऊपर है तो लेमडा सिंपल लिखा है, तो मैं लेमडा को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1 लेमडा बाई टी, क्योंकि लेमडा में अगर कुछ भी चीज़ नहीं लगा तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उसके आगे 1 है। 1 इंटू लेमडा मीन्स लेमडा, यही तो हुआ। तो मैं यहाँ से अगर लेमडा लूँ, खाली लेमडा मैं बाहर निकाल लूँ, एक मिनट, लेमडा अगर मैं बाहर निकाल लूँ और मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1/t से, तो क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल नहीं हूँ मैम आप गलत, क्योंकि भाई हमें पता है लेमडा के आगे अगर कुछ नहीं लगा है और अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो आंसर तो वही आना है, लेमडा बाई टी आना है आंसर, तो हम बिल्कुल गलत नहीं है। क्या मैं 1/t को किसी और नाम से लिख सकती हूँ? मैंने आपको क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है फ्रीक्वेंसी और जो टाइम है उसके बीच का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर टाइम पीरियड आपका बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टाइम पीरियड कम होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको 1/t लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैम, आप इसकी लेमडा इंटू 1/t की जगह मैम आप एफ भी तो लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी तो लिख सकते हो। तो यस डियर स्टूडेंट, हम लोग फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी का मैं यहाँ पे सिंबल बना देती हूँ, इसका भी वी जैसा ही होता है, तो कन्फ्यूज़ मत होना आप लोग, ठीक है। तो वी जैसा ही होता है इसका सिंबल भी, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t जो मैंने आपको बताया था, तो फ्रीक्वेंसी का मैंने सिंबल लगा दिया। तो अल्टीमेटली आपका स्पीड क्या होगा, स्पीड आपका हो जाएगा स्पीड आपका हो जाएगा डिस्टेंस वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ यानी कि लेमडा इनटू फ्रीक्वेंसी क्लियर। तो ये चीज़ समझने में किसी को दिक्कत हुई? कुछ नहीं हुई, क्योंकि बच्चे देखो आपको से आना चाहिए, थोड़ी बेसिक मैथ तो आपको आती है। देखो मैंने बोला आपसे कि भाई स्पीड इक्वल्स टू क्या होती है, जो अभी तक आप लोग मोशन में पढ़ते आ रहे हो, वो है मैम डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं वही स्पीड ऑफ साउंड की बात करूँ तो साउंड के पर्सपेक्टिव में आप लोग डिस्टेंस को क्या मानोगे, वेवलेंथ मानोगे ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे आपकी स्पीड हो जाएगी वेवलेंथ जो कि लेमडा इंटू टी। अब वेवलेंथ को मैं देखो डब्लू को मैं लिख सकती हूँ लेमडा, तो स्पीड इक्वल्स टू लेमडा बाई टी। अब लेमडा क्योंकि सिर्फ लेमडा ऊपर से है, तो अब देखो कोई भी चीज़ अगर सिंगल लिखे आगे से कोई भी नंबर नहीं है तो समझ जाओ कि वो 1 से मल्टीप्लाइड है ना। 1 इंटू लेमडा करके भी तो 1 लेमडा ही आना है, सिंपल बात है ना। ये तो आपको समझने वाली है, तो अंडरस्टैंडिंग है। तो ये आप लिख सकते हो लेमडा इंटू 1 लेमडा बाई टी लिख सकते हो आप इसको, है ना। अब 1 लेमडा बाई टी को मैं अगर मैं लेमडा को बाहर निकाल लूँ तो मैं लिख सकती हूँ लेमडा बाहर आ गया इंटू आपका 1/t, है ना। 1/t मैंने 1/t बाहर ले लिया और लेमडा अलग है ना। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूँगी मेरे को फिर से लेमडा बाई टी मिलने वाला है। तो क्या मैं 1/t को किसी और वैल्यू से रिप्लेस कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो मैम, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, इन्वर्स रिलेशन है क्योंकि उन दोनों के बीच में। तो बस आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आपकी फाइनली स्पीड क्या हो गई, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो मैंने 2 बार समझा दिया, मैंने सोचा अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको 2 बार समझा दिया जाए। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। अगर ड्यूरेशन में स्पीड ऑफ साउंड की बात करूँ डिफरेंट मीडिया में, तो देखो भाई जो स्पीड होती है साउंड की वो आपकी धीरे धीरे डिक्रीज होती है फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सॉलिड में मैक्सिमम होती है, गैस आने तक जो है डिक्रीज होती रहती है। क्लियर। तो अगर वो एयर में जो है स्पीड ऑफ साउंड है 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं पे आपका 344 मीटर पर सेकेंड होगी आपकी एयर में स्पीड 22 डिग्री सेल्सियस में, जो टेम्परेचर में भी जो है वो डिपेंड करता है। तो
कोई भी टेम्परेचर में जो है मीडियम की स्पीड इंक्रीज हो सकती है। अगर एयर एक मीडियम है तो एयर में जो स्पीड होगी साउंड की वो 331 होगी उस सेम मीडियम में, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। उसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे सेम मीडियम है एयर, उसमें स्पीड है साउंड की 344 डिग्री सेल्सियस, 344 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री, यानी कि रूम टेम्परेचर, है ना। तो साउंड जो वो होता है स्पीड, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑल्सो। मीडियम के साथ तो वेरी कर ही रही है। अगर डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट साउंड की स्पीड होगी, सॉलिड में मैक्सिमम होगी, लिक्विड में उससे थोड़ा कम, गैस में सबसे कम। और वहीं पे वो स्पीड ऑफ साउंड जो है आपकी किस में डिपेंड करती है, टेम्परेचर में भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपका डिफरेंट टेम्परेचर होगा डिफरेंट आपकी जो है स्पीड होगी उसी सेम मीडियम में भी, ठीक है, डिफरेंस आ सकता है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी। और डिस्टेंट ये डिफरेंस इसलिए होता है साउंड की स्पीड में कि आप पक्का आप में से कोई ऐसा बच्चा तो होता है जो जिसके मन में सवाल आया होगा कि मैम स्पीड का इससे क्या रिलेशन, मीडियम से क्या रिलेशन। भाई कोई भी मीडियम में जाओ उसकी स्पीड सेम होनी चाहिए। जिसमें स्पीड में भी स्पीड जो होती है साउंड की उसमें जो है डिफरेंट मीडियम्स में जो है डिफरेंस आता है। मतलब आप ही सोचोगे कि मैम सॉलिड में जो है मैक्सिमम है, गैस में कम है, ऐसा क्यों। तो ये जो है आपका साउंड की जो होती है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ होती है अलग अलग मीडियम्स की, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, जो आपकी 11th-12th क्लासेस वगैरह आती है, इनमें आप लोग साउंड चैप्टर को जब डिटेल में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि भाई ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस, मीडियम की, जिसकी वजह से ऐसा डिफरेंस साउंड की स्पीड में आ रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखो आपको स्पीड भी दी है साउंड की और डिफरेंट मीडियम, ठीक है। तो मैंने तो आज ये स्क्रीन खुली रह गई, ठीक है, लेकिन आपको लोगों को दिया है, ठीक है। तो कहाँ है, ये रहा, ये देखो एल्यूमिनियम में उसकी स्पीड हो जाती है 6420 मीटर पर सेकेंड। देखो कितनी फास्ट है। ये है आपके सॉलिड, गैस आने तक कम हो जाएगी। ऑक्सीजन में जो है आपकी 316 है, सल्फर डाइऑक्साइड में 213 है, मतलब अलग अलग गैसेस में डिक्रीज होती है। 25 डिग्री सेल्सियस में जो है आपको स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, क्योंकि टेम्परेचर में भी डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर। सोनिक बूम के बारे में बात करें, सोनिक बूम आपकी बुक में दिया है क्या, एक मिनट रुक जाओ देखने दो, नहीं दिया है। लेकिन सोनिक बूम क्या होता है डिएशन, जब आपकी जो साउंड होती है वो मतलब जो एक्सीड कर देती है, अगर स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर वो स्पीड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। जैसे बुलेट्स हो गए, जेट क्राफ्ट हो गए, ये वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में। तो इसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखो आपने जो है क्लास 9th में क्लास 8th में जो है पढ़ा था लाइट चैप्टर, उसमें आपने दो लॉ पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। वो था दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा था एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट इन द सेम प्लेन। तो यही दोनों लॉ जो है साउंड में भी अप्लाई होते हैं। अगर मैं साउंड की बात करूँ डियर स्टूडेंट, तो अगर जैसे यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया है, यहाँ पे आपको दो ट्यूब्स देने हैं, उनको इस तरह से पुट करना है कि आप एक साइड आपको क्लॉक रखनी है, एक साइड दूसरे ट्यूब में आपको अपना कान लगाना है। तो आपको इस तरह वो क्लॉक को रखना है कि आपको वो आवाज़ बेस्ट सुनाई दे, है ना। और वो आवाज़ आपको बेस्ट तभी सुनाई देगी जब आप उनको इक्वल एंगल्स में रखोगे, है ना। तो बेसिकली ये आपको दिखाना यही चाहते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है साउंड में भी, वो जो है इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि देखो साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है ना। देखो जैसे अगर यहाँ पर से साउंड आई, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई इधर गई, तो अच्छी तरह आपको बेस्ट आपको तभी सुनाई देगी जब आपने वो इस तरह रखी होगी कि उन दोनों के एंगल जो है इक्वल बन रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपको दिया भी है कि the direction in which the sound is incident and reflected makes equal angles with the normal in the reflecting surface of the point of incidence, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या है, ये जो तीनों चीज़ें नॉर्मल और इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड है, ये सारे जो है कहाँ लाया कर रहे हैं, सेम प्लेन में लाया कर रहे हैं। यानी कि एक ही प्लेन होना चाहिए, या तो वो आपका पॉलिश सरफेस होना चाहिए या रेगुलर रफ सरफेस होना चाहिए। अगर इसमें पॉलिश सरफेस होता है तो फिर क्या होती है, ये आपका जो ये होगी साउंड, ये क्या होगी, आपने लाइट में भी पढ़ा होगा कि अगर पॉलिश सरफेस है तो लाइट की रेज आई, ये ऐसे आई, ये भी ऐसे आई, ये भी ऐसे आई, ये भी ऐसे आई, ये क्या होंगी, ये बिल्कुल अच्छी तरह से अगर मैं इनकी नॉर्मली बना दूँ, ये मैंने नॉर्मल बनाई, ये मैंने नॉर्मल बनाई, ये मैंने नॉर्मल बनाई, ये मैंने नॉर्मल बनाई, तो ये जो है इक्वल एंगल बना के ही रिफ्लेक्ट होंगे अगर पॉलिश सरफेस है, ठीक है। ये देखो
इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन सपोज मान लो, क्योंकि हर सरफेस तो डी आपका बिल्कुल वो पॉलिश तो नहीं होता, बिल्कुल अच्छा ऐसा तो होगा नहीं, बिल्कुल मतलब अच्छा पॉलिश तो हो गया हो नहीं होगा, ऐसा तो उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होंगी। तो अगर मेरे पास ये सरफेस ऐसा है, रफ सरफेस है, तो अगर मैं इस पर रेस गिराऊंगी लाइट की बात कर रही हूँ मैं अभी, लेकिन साउंड में भी सेम कैरेक्टरिस्टिक फॉलो होती है। आपको साउंड बेस्ट इसलिए नहीं सुनाई देती बिकॉज सरफेस रफ होता है। अगर बेस्ट सुनने तो एंगल भी आपका जो है अच्छा होना चाहिए, मतलब इस तरह से आपको सेट करना चाहिए कि दोनों एंगल इक्वल है। दूसरा चीज़, जो आपका प्लेन जिसमें आप लोग साउंड का कर रहे हो, सोर्स ऑफ साउंड डाल रहे हो, वो प्लेन भी आपका क्या होना चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। लाइट में भी देश में आपकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, मैं इसलिए आपको लाइट का बता दे रही हूँ ताकि आपको कुछ कुछ चीज़ें रिकॉल भी हो जाए। मैंने इनकी नॉर्मल बना दी। अब ये क्या होंगी, एंगल तो सेम बनाएंगी ये, लेकिन आड़ी तिरछी जाएंगी, क्योंकि जैसे इनका क्या है, इनका सिंपल सा है कि भाई इनका आपका प्लेन स्मूथ नहीं है, रफ है। क्लियर। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखा है एन ऑब्स्टिकल फॉर लार्ज साइज विच मे बी पॉलिश्ड और रफ नीडेड फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो वही आपको चाहिए, पॉलिश चाहिए, रफ लो, लेकिन आपको साउंड वेव का अगर रिफ्लेक्शन करवाना है तो इन दोनों में से कोई एक सरफेस तो चाहिए होगा। और अगर बेस्ट साउंड सुननी है तो आपको उन दोनों को इस तरह से रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा साउंड वेव को, क्योंकि इक्वल एंगल बने। क्लियर। तो यही दो लॉ जो है आपके साउंड के रिफ्लेक्शन में भी फॉलो होते हैं। कौन से लॉ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपने पढ़े थे क्लास 8 में, लाइट के दो लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही सेम साउंड में भी फॉलो होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो आपकी सारी रेज होती हैं ये भी एक सेम प्लेन में जो है लाई करती हैं, सारी जो साउंड की वेव्स होती हैं, यानी कि इंसिडेंट वेव हो गई और रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, क्लियर डिस्कशन, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कशन हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे इको और रिवर्बरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। ठीक है कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं डिस्कशन इको में आऊँ, तो इको क्या होता है, आपने ऑनलाइन क्लास करी है, अभी लॉकडाउन हुआ था आपका कोरोना के पीरियड के दौरान, तो आपने कई बार ऑनलाइन में, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, तो आपने सुना होगा कभी कभार आपकी टीचर की जो आवाज़ होती थी वो इको करती थी, वो दोबारा से सुनाई देती थी, तो आप लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि मैम योर वॉइस इज़ इकोइंग। तो ये जो इकोइंग वॉइस आप बोलते थे, ये इको कैसे पैदा हो रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इको मतलब क्या होता है कि आपको आवाज़ फिर से सुनाई दे रही है पूरी। अगर आप किसी माउंटेन साइड जाओगे और आप नाम चिल्लाओगे, तो आपको नाम जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, फिर से सुनाई देगा। जितनी ज़्यादा बार रिफ्लेक्शन होगा उतनी ज़्यादा बार वो नाम आपको क्लियर सुनाई देगा, है ना। तो वो नाम आपको फिर से सुनाई दे रहा है, और वो जो नाम फिर से सुनाई दे रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं। आपकी आवाज़ इको कर रही है ना। तो साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड इको। सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन अबाउट 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड तक जो आपकी साउंड होती है वो हमारे जो दिमाग है उसमें परसिस्ट करती है। लेकिन अगर हमें इको सुनना है, अगर हमें आवाज़ को इको होते हुए सुनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो साउंड है उसको जो है लेस देन 0.1 सेकेंड तक जो है सेकेंड से पहले जो है रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा, है ना। तो डिस्टेंस अगर हम ये करेंगे तो हमें इको सुनाई देगा। दूसरा क्या है, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड रूम टेम्परेचर में 22 डिग्री सेल्सियस, मैंने जैसे कि आपको बताया। तो अगर डिस्टेंस आपको क्या चाहिए, इको सुनना है, तो वैसे तो आपकी क्या होगी, मतलब जो नॉर्मल है, अगर आपको इको नहीं सुनना है तो आपकी डिस्टेंस कितनी है, 34.4 मीटर। लेकिन अगर आपको इको सुनना है तो आपको जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड टू द लिसनर, वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 17.2 मीटर डिस्टेंस। तो इसमें इको में आपको 2 पॉइंट याद करना है। पहले तो 0.1 सेकेंड से कम का परसिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि फटाफट रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। इनिशियली साउंड जो है 0.1 सेकेंड में रिफ्लेक्ट होकर हमें सुनाई दे रही है, लेकिन अगर आपको इको सुनना है तो उसको उससे भी कम समय में रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा। दूसरा क्या है इको के लिए कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इको के लिए ये है कि आपको 17.2 मीटर से 2 मीटर की जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए सोर्स ऑफ साउंड से लेकर लिसनर तक, और जब इतनी डिस्टेंस होगी तो आपको इको सुनाई देगा। तो ये दो इसकी जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक है इको की, जो आपको चाहिए अगर आपको इको सुनना है। ठीक है, अब डिस्टेंस यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ द ईयर। मतलब अगर टेम्परेचर में डिफरेंस तो ऑब्वियसली इको आपको तब भी सुनाई दे सकता है, और इको जो है डिस्टेंस एक से ज़्यादा बार भी सुनाई दे सकता है अगर आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, है ना। जैसे जो रोलिंग होती है थंडर की, इज ड्यू टू सक्सेसर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे क्लाउड हो गए, लैंड हो गए, इसलिए आप लोग थंडर को 2-3 बार सुनते हो, है ना।
अब डिस्टर हम लोग आते हैं रिवर्बरेशन में, ठीक है। अभी तक हमने इको का कॉन्सेप्ट सुना, अब हम लोग आते हैं रिवर्बरेशन में। रिवर्बरेशन की अगर मैं बात करूँ डिस्टर, तो रिवर्बरेशन तो सिंपल सी चीज़ है, ये आपके घर के बाथरूम जो होता है उसमें भी आप लोग सुनते हो, जिसमें आप लोग देखते हो तो आपकी आवाज़ का जो लास्ट का जो पार्ट होता है वो आपको सुनाई देता है ना, थोड़ा फिर से, ठीक है। तो उसमें जो है सामने वाले इंसान को भी पता चल जाएगा, पता चल जाता है कि आप बाथरूम में ही हो, है ना। तो इसलिए ऐसा मत करा करो कि बाथरूम में जाके फ़ोन में बात कर रहे हो, क्योंकि पता चल जाता है, देखो, क्योंकि रिवर्बरेशन होता है, पीछे की आवाज़ फिर से सुनाई देती है ना। तो इसलिए तो ये जो रिवर्बरेशन है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रिवर्बरेशन डिस्टर बहुत बार आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करा होगा, कोई कोई ऐसे बड़े बड़े खुले खुले कमरे होते हैं जहाँ पे अगर आप जाते हो तो जब आप बोलते हो तो आपको पीछे से जो है क्या होती है, पीछे वाली जब आप पूरा नाम बोल देते हो ना तो आपको पीछे का पार्ट फिर से सुनाई देता है, पूरा नाम फिर से सुनाई नहीं देता, क्योंकि अगर पूरा नाम फिर से सुनाई देगा तो वो तो इको हो जाएगा। रिवर्बरेशन यानी कि पीछे का जो उसका होता है ना पार्ट, वो आपको जो है सुनाई दे जाता है ना। तो साउंड क्रिएटेड इन बिग हॉल परसिस्टेड by repeated reflection from the wall until it is reduced to the value where it is no longer audible, ठीक है। सो वही साउंड एडिएशन रिवर्बरेशन, जैसे कि आपको पता है पीछे का पार्ट जो है बच जाता है, उसी को जो है फिर से वो रिपीट हो जाता है, ठीक है। सो ये रिवर्बरेशन डिएशन आपका किस तरह होता है, ठीक है। तो रिपीटेड रिफ्लेक्शन, ज़्यादा जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से रिवर्बरेशन जो है डिएशन क्रिएट होता है, ठीक है। और ये नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑडिटोरियम हो गया या बिग बिल्डिंग हो गया, इसमें जो है ये रिवर्बरेशन नहीं चाहिए होता है। आपने सिनेमा हॉल्स में भी देखा होगा कि भाई अगर रिवर्बरेशन होने लगेगा तो हर आवाज़ आपको रिवर्बरेट होकर जो है सुनाई देगी, और इसकी वजह से आप लोग क्लियरली सुन भी नहीं पाओगे, है ना। तो ये चाहिए ही नहीं होता है लोगों को। तो इसलिए डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट मेजर्स जो है अपनाए जाते हैं। जैसे अगर हमें रिवर्बरेशन रिड्यूस करना है तो हमें जो रूफ और वॉल होंगी बड़े बड़े ऑडिटोरियम की या सिनेमा हॉल्स के जो कमरे हो गए वगैरह वगैरह, तो कॉन्सर्ट हॉल्स वगैरह, इनमें जो है ये किससे कवर करते हैं, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल से, जैसे कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड हो गया या रफ प्लास्टिक हो गया या फिर बड़ी बड़ी दरी वगैरह, ये ऊपर भी लगाए रहते हैं, बगल में भी लगाए रहते हैं, हर जगह, ठीक है। तो ये मटेरियल ये लगाते हैं ताकि ये साउंड को एब्जॉर्ब कर ले और रिवर्बरेशन कम से कम हो, ठीक है। दूसरा क्या है, अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, कहाँ गया आपका, एक मिनट रुको जाओ यहाँ पे, हाँ ये रिवर्बरेशन रह गया। यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन में सबसे पहले अगर मैं मेगाफोन्स और आपकी लाउड हेलर्स या हॉर्न्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो इसमें आपने देखा होगा आगे का हिस्सा क्या रहता है, थोड़ा सा गोल रहता है, खुला खुला रहता है। जैसे यहाँ पे बच्चा आपको दिखेगा, ये हाँ बोल रहा है तो आगे खुला रहता है, ऐसे ऐसे करके है, मतलब ये ऐसा इसलिए होता है डिस्टेंस ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन, देखो ये इस तरह इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो आपकी साउंड है वो थोड़ा सा सारी डायरेक्शन तक जो है जाए, है ना, ये इसलिए किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या डिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे ये पढ़ भी लेते हैं हम लोग, मेगाफोन्स एंड लाउड हेलर्स हॉर्न्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट्स एंड शहनाइज आर डिजाइन टू सेंड साउंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन। नहीं है, देखो भाई एक डायरेक्शन में ही जाए, क्योंकि अगर इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि सारी डायरेक्शन में जो है ये फैले ना, ये एक डायरेक्शन में एक इंसान को सुनाई दे अच्छी तरह से, वरना जो है अगर आपकी आवाज़ सारी डायरेक्शन में फैलेगी तो रिवर्बरेशन वाली जो दिक्कत है वो पैदा हो सकती है वगैरह वाली, ठीक है। सो इन दीज इंस्ट्रूमेंट द ट्यूब फॉलोड बाय द conical opening reflects the sound successively to guide most of the sound waves from the source in the forward direction, क्योंकि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपके अंदर होते हैं जिसकी वजह से जो साउंड है वो एक ही डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस आगे जाती है, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑडियंस, मतलब जिस और जहाँ पे ऑडियंस बैठी है उसी डायरेक्शन में जो है साउंड जाएगी, उसके दूर नहीं जाएगी, क्योंकि अंदर अंदर जो है रिफ्लेक्शन होते हैं जिसकी वजह से साउंड ज़्यादा दूर फैलने से जो है बचती है। स्टेथोस्कोप की अगर मैं बात करूँ जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, stethoscope is a medical instrument used for listening sound produced within the body, mainly in the heart or the lungs वगैरह में जो है साउंड को जो है कहीं ना कहीं सुनने के लिए, ठीक है। ये जो स्टेथोस्कोप्स होते हैं इसमें जो साउंड होती है पेशेंट की हार्ट बीट की, ये डॉक्टर तक पहुंचती है, डॉक्टर के ईयर तक पहुंचती है बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, जैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और जिसकी वजह से जो साउंड है वो डॉक्टर के दोनों कानों तक पहुंचती है, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस कॉन्सर्ट हॉल्स या कॉन्फ्रेंस हॉल्स या सिनेमा हॉल जो होते हैं इनके जो रूफ होते हैं वो कर्व होते हैं ताकि जो साउंड है आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेज द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल्स, कॉर्नर्स ऑफ द हॉल्स तक भी ये वॉइस जो है पहुँचे,
है ना। समटाइम जो कर्व्ड कार्डबोर्ड होता है वो जो है बिहाइंड स्टेज भी पुट किया जाता है, ताकि जो साउंड है ताकि जो आपकी साउंड है आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द साउंड बोर्ड स्प्रेड्स इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द हॉल। इवनली अगर वो स्प्रेड होगी तो सारे ऑडियंस को अच्छी तरह सुनाई देगी, है ना। और जो रिवर्बरेशन रोकने के लिए जो किया जाता है वो ये है कि आपने सिनेमा हॉल्स में देखा होगा कि बगल में भी जो है लाल लाल पर्दे जैसे लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें करी जाती है ताकि आपका रिवर्बरेशन कम से कम होते रहे, कम से कम हो। क्योंकि अगर रिवर्बरेशन होगा तो आप अच्छी तरह से जो फिल्म वगैरह आप जो भी देख रहे हो वो देख नहीं पाओगे या उनकी आवाज़ जो है सुन नहीं पाओगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं रेंज ऑफ हेयरिंग में, ठीक है। अगर हम लोग रेंज ऑफ हेयरिंग में ऐड डिएस्टन, तो ऑडिबल रेंज जो होती है ह्यूमन ईयर्स के लिए वो क्या होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो अगर इससे ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इससे अगर कम होती है तो उसको हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। जैसे जो आपके राइनासोर्स वगैरह होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये जो है कहीं ना कहीं आप पे कम्युनिकेट करते हैं 5 हर्ट्ज जैसी लो फ्रीक्वेंसी से भी। और जो आपके डिएस्टन जैसे क्या कहते हैं, अगर जो साउंड आपकी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। और ये आपकी प्रोड्यूस होती है बाय द एनिमल, जैसे बैट्स हो गए, ये सारे लोग, ठीक है। तो अब डिएस्टन हम लोग अगर बात करें डिएस्टन नेक्स्ट चीज़ की, तो नेक्स्ट है हेयरिंग एड। तो बहुत सारे लोग होते हैं डिएस्टन जिनको जो है हेयरिंग लॉस हो जाता है या जो सुन नहीं पाते हैं, तो वो हेयरिंग एड्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो बहुत सारी हेयरिंग डिवाइसेस आने लग गई जिससे वो भी जो है आवाज़ सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो अब डिएस्टन हम लोग नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड में। तो अगर मैं अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन की बात करूँ तो अल्ट्रासाउंड की वैसे तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। जैसे अल्ट्रासाउंड आपने देखा होगा सबसे पहले तो डिएस्टन यूज़ किया जाता है क्लीनिंग वगैरह पर्पज़ के लिए, क्योंकि अगर आप अल्ट्रासाउंड किसी चीज़ में छोड़ दो तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी जो है डिटैच हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। सिमिलरली डिएस्टन अल्ट्रासाउंड का जो यूज़ होता है वो क्रैक्स और फ्लॉस को डिटेक्ट करने में भी होता है। मेटल बॉडी के अंदर अल्ट्रासाउंड डाली जाती है और उससे जो क्रैक या फिर जो आपका डिफेक्ट होता है वो भी आप लोग देख पाते हो। जैसे आप लोग यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया है, ये कहाँ पे गया है, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला देखो, अल्ट्रासाउंड डाला है और यहाँ पे क्रैक या डिटेक्ट जो है वो दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ भी लेती हूँ इसको। अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन द मेटल ब्लॉक्स। मेटेलिक कंपोनेंट्स आर जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, big buildings like buildings, bridges, machines, also scientific equipment. The cracks and or holes inside the metal blocks which are invisible from outside reduces the strength of the structure. इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो सकती है ना, तो इससे पहले ही चेक कर लिया जाता है ना। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द metal block and detectors used to detect the transmit wave. If there is even a small defect, then the ultrasound gets reflected back indicating the presence of। अगर जरा सा भी अल्ट्रासाउंड की वेव्स डाली जाती है और अगर जिससे मेटल ब्लॉक के अंदर जरा सा भी डिफेक्ट या फिर क्रैक है तो फिर जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स होती है वापस से जो है पीछे को रिबाउंड हो जाती है, वो आगे को जो है पूरा नहीं जाती है, ठीक है। तो ये होता है डिएस्टन बेसिकली, और इससे ये जो है मेटल के अंदर जो डिटेक्ट है या फ्लॉज है उसको जो है डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। सिमिलरली डिएस्टन क्या होता है, हम लोग अगर बात करें अल्ट्रासाउंड की, तो ये जो है यूज़ की जाती है हार्ट वगैरह के पार्ट्स को जो है चेक करने के लिए या एक हार्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है, और इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। सिमिलरली डिएस्टन जो है अल्ट्रासाउंड होती है, स्कैनर यूज़ किया जाता है वेरियस चीज़ों को चेक करने के लिए। आप कभी ना कभी तो अंदर गए होगे और फोटो वगैरह ये खींच देता है, और जो है किडनी या गॉल ब्लैडर में ट्यूमर वगैरह और ऑर्गन्स में ये सारी चीज़ें भी इससे निकाली जा सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं पढ़ भी लेती हूँ इसको। अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द डॉक्टर में इमेज द पेशेंट्स ऑर्गन्स सच एज लीवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी एक्सेट्रा. It helps doctor to detect abnormalities such as stones in the gallbladders, kidneys or tumors in different organs. In this technique, the ultrasonic waves travel through the tissue of the body and get deflected from region where there is change in the tissue density. तो वही चीज़ है जैसे मेटल ब्लॉक में क्या हो रहा था आपका कि वो रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, क्योंकि डिएस्टन वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है क्योंकि डिएस्टन वहाँ पे कोई फ्लॉ या फिर डिफेक्ट था। सिमिलरली डिएस्टन अगर टिश्यूज़ में जाती हैं और वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उस रीजन से जहाँ पे टिश्यू की जो डेंसिटी होता है उसमें चेंजेस होते हैं, और दीज वेव्स आर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर यूज्ड टू जनरेट इमेजेस ऑफ ऑर्गन्स। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है
जाती है, जिससे आप लोग ऑर्गन की इमेजेस निकाल सकते हैं. दीज इमेजेस आर देन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर एंड प्रिंटेड ऑन द फिल्म. दिस टेक्निक इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी. Ultrasonography is also used in examination of fetus during the pregnancy to detect congenital defects and growth abnormalities. यानी कि अच्छी तरह बच्चा जो है ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए भी ये यूज़ की जाती है. अब डिस्टन नेक्स्ट आता है हम लोग अल्ट्रासाउंड में. अल्ट्रासाउंड जो है डिस्टन इसलिए भी यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड इसलिए भी यूज़ किया जाता है डिस्टन, ताकि अल्ट्रासाउंड जो आपकी होती है ये इसलिए भी यूज़ की जाती है क्योंकि आपको जैसे किडनी स्टोन्स वगैरह का ब्रेक करना है तो उसके लिए भी ये यूज़ की जाती है. ठीक है, तो उनको ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे टुकड़े जो है बाद में यूरिन के साथ ही जो है नीचे आ जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपके किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने में भी अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. अब डिस्टन इस तरह जो हमारा चैप्टर है ये हो चुका है फाइनली ख़त्म. ठीक है, सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो. और 1 घंटा 9 मिनट के अंदर मैंने आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी शार्क को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. हमने अपना नया नेम चेंज करा है ताकि हम लोग जो है आप लोगों को सपोर्ट कर सकें. सिर्फ एनसीईआरटी तक ही सीमित रहने को नहीं, बल्कि और भी अच्छी अच्छी पब्लिकेशन की बुक जैसे आर डी शर्मा होंगी या फिर आपकी और भी अच्छी अच्छी जो पब्लिकेशन होती है जो आपके लिए क्वेश्चन बनाती है वो भी पढ़ने को. ठीक है, तो डियर इसी तरह हमारे स्टडी शार्क चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारे वीडियो जो है पसंद आते हैं तो. Thank you so much dear students for watching.